अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं कोटक सिक्योरिटी से सहज अग्रवाल हैं, मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट हैं सुनील सुब्रमण्यम साहब, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीएम स्वदेश पर। सहज भाई, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। आप जरा ये बताइए कि अब देखिए दुविधा ये है ना कि अच्छी चीज तो आई लेकिन वो कॉस्ट पर भी आती है। ये 500 पॉइंट जो गैप अप के संकेत दे रहा है गिफ्ट निफ्टी, क्या इस गैप के बाद भी आपको लगता है कि निफ्टी में बाइंग करनी चाहिए? आज की स्टडी आपके हिसाब से क्या होगी? जी फर्स्ट ऑफ ऑल दर्शकों को और आप सभी होस्ट को वेरी गुड मॉर्निंग। आई थिंक कहना बहुत आसान होगा कि निफ्टी ने 23,800 और 24,000 का एक सपोर्ट जोन था, वहां पे हम बाय कर सकते थे, पर उस परिस्थिति में हमारा मेंटल जो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था वो ऑब्वियसली थोड़ा सेफगार्ड की तरफ था, क्योंकि ओवरऑल सिचुएशन इतनी वोलेटाइल थी। अब जबकि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आया है और थोड़ी स्थिरता आने की उम्मीद है, आई थिंक ओवरऑल अब मैं काम करूंगा शॉर्ट टर्म की जगह मैं थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट सेटअप को देखूंगा, जहां पे मुझे ये सजेस्ट कर रहा है ब्रॉडर मार्केट कि आपको एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक प्लेज अभी कीजिए, ये वोलेटिलिटी को थोड़ा नॉर्मलाइज होने दीजिए। मार्केट शायद आगे चल के आपको एक या तो नया सपोर्ट लेवल ऊपर की तरफ मैच्योर करके देगा, नहीं तो मार्केट का प्राइस आपको आपके जो करंट सपोर्ट जोन है उसके पास आएगा, फिर आपको एग्रेसिव बाइंग करनी चाहिए। तो आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम निफ्टी पे मे बी एक इंट्राडे ट्रेड या ऐसा कुछ यदि कोई मैच्योर होगा तो वो मैं लेने में इंटरेस्टेड रहूंगा। बाकी पोजिशनल ट्रेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा irrational लग रहा है प्योरली फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव। एज कंपेयर टू दैट बैंक निफ्टी वुड बी प्रिफर्ड, बिकॉज निफ्टी जिस तेजी से खुल रहा है, बैंक निफ्टी उससे थोड़ी सी भी हल्की तेजी से खुले तो भी वो सपोर्ट जोन जो आपका 53,500 और 54,000 के पास है उसके थोड़ा ऊपर खुलेगा। तो बैंक निफ्टी एज अ ट्रेडिंग बेट ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, जबकि निफ्टी में मैं सजेस्ट करूंगा कि एक्सट्रीमली इंट्राडे ट्रेड हो तो कीजिए, पर पोजिशनल ट्रेडर को फिर भी थोड़ी वेट करनी चाहिए ये वोलेटिलिटी को सस्टेन मतलब सेटल डाउन होने के लिए। तो चलिए इंडेक्स पर ये एक नजरिया बनता हुआ, और ये नजरिया 53,595 के लेवल्स पर जब बैंक निफ्टी फ्राइडे सेशन में भारी बिकवाली दिखा रहा था, तब भी हमारे एक्सपर्ट की तरफ से कन्विक्शन डेवलप होता हुआ। इस कन्विक्शन में स्टॉक स्पेसिफिक फोकस रेडार पर क्या है ये भी समझेंगे सहज अग्रवाल से। सहज, क्विकली बताएं स्टॉक स्पेसिफिक क्या कुछ है आपके रेडार पर? जी आई थिंक शुरुआत में आप थोड़ी देर पहले मैं आपकी बातें सुन रहा था, आपने बोला था फार्मा प्ले पे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग और डिफेंसिव है। मैं उसी बात को आगे ले जाना चाहूंगा, जहां पे मुझे लगता है कि दो शॉर्ट टर्म में हमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स दिखे हैं, बट हमें रिस्क रिवॉर्ड को भी ध्यान में रखना चाहिए। और शॉर्ट टर्म जब वोलेटाइल हो तो आई थिंक आपको लार्जर पिक्चर को देख के काम करना चाहिए। सिप्ला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी लग रही है, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लिया है स्टॉक ने और अपना ट्रेंड लेवल खास करके ब्रेक नहीं किया है। तो सिप्ला हमें लग रहा है कि 1335 का बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है स्टॉक का। करंटली आपका 1500 के थोड़े से नीचे चल रहा है और फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली हमें लगता है ये स्टॉक 1735 तक की क्षमता रखता है। तो सिप्ला मेरी एक पहली अपॉर्चुनिटी होगी, जहां पे डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस वोलेटिलिटी स्टॉक ने अपने ट्रेंड लेवल को ब्रेक नहीं किया है। दूसरा स्टॉक जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है वो है जेबी केमन फार्मा। अगेन केमिकल्स एंड फार्मा स्पेस से ये स्टॉक है, 1500 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1385 का बहुत ही बेहतरीन इसका ट्रेंड सपोर्ट है। आप यदि देखेंगे तो इसने पिछले कई हफ्तों में वो लेवल अपना ब्रेक नहीं किया है, चैलेंज भी नहीं किया। और अगेन मल्टीपल पैरामीटर्स, फंडामेंटल, टेक्निकल, हमें लग रहा है ये ऊपर में 1700-1800 तक की जाने की क्षमता रखता है। तो ये दो अपॉर्चुनिटीज मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए रहेंगे। आज का दिन आई एम श्योर बहुत एक्साइटिंग होगा और हमारी मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा है, बट मैं एग्रेसिव अपॉर्चुनिटीज लेने के लिए थोड़ी स्टेबिलिटी ज्यादा प्रेफर करूंगा। ठीक है, तो फार्मा पर ही सहज की रिकमेंडेशन है। जेबी केमिकल के लिए जो टारगेट होंगे 1700-1800 के, 1385 का स्टॉप लॉस, और सिप्ला के लिए 1700 और 1735 के दो टारगेट। और टारगेट तो वैसे सहज आपके अग्रेसिव लग रहे हैं, ये कब तक रखना है दोनों शेयरों को? ये थोड़ा सा आई वुड से थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा है, मतलब दीज आर नॉट ये इंट्राडे एकदम या शॉर्ट टर्म कॉल नहीं है। मेरे हिसाब से इनको स्विंग ट्रेड या पोजिशनल के हिसाब से 15 से 20 दिन तक का ध्यान में लेके चल सकते हैं। और ये
सेक्टर सिलेक्ट करने का मेरा ध्यान यही है कि ओवरऑल मार्केट भी एक कंसोलिडेटिव फेज में है, कभी वोलेटाइल तरीके से नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। इसमें एक ट्रेडर को और एक शॉर्ट टर्म हो गया या पोजीशन हो गया, उसको स्थिरता की जरूरत है। तो वो सब ध्यान को रखते हुए मैंने ये 2 अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करी है अगले 10 से 15 दिन के लिए। ठीक है, 10 से 15 दिन के लिए। ठीक है, टाइम फ्रेम जाना जरूरी होता है क्योंकि टारगेट थोड़े से ना ट्रेडर्स के लिहाज से थोड़े बड़े दिख रहे थे। हमारे साथ शो में शामिल हो गए हैं जयंत दासगुप्ता जी, WTO में फॉर्मर एम्बेसडर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। जयंत सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टी स्वदेश पर। सर, ये चीन और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड टॉक्स जो हो गई हैं, अब उसकी डिटेल्स भी आ जाएंगी कि किन मुद्दों पर सहमति बनी है, टैरिफ को लेकर क्या बातचीत हुई है। मतलब जिस तरह से दोनों देश गुत्थम गुत्था थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी ये डी एस्केलेशन होगा। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बात ये देखिए चीन से ही शुरू हुई थी और आखिरकार ये लगभग देख रहे हैं कि चीन पर जाकर ये खत्म होने वाली है। क्या भारत के लिए ये पॉजिटिव है? क्या मायने आप निकालना चाहेंगे इसके? चीन के जो निर्यात थे यूएस को, उसमें काफी ह्रास हुआ है जब से उन पर ये निर्यात शुल्क बढ़ा दिया गया है, और इसका प्रभाव उनकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। बहुत सारी फैक्ट्रियां उनकी जो है बंद हुई हैं, जो यूएस के ये सामान उत्पादन करती थी। तो चीन भी इच्छुक था कि कोई इसका हल निकाला जाए, और यूएस में भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बीते दिनों कहा था कि 145% जो आयात शुल्क उन्होंने लगाया है चीन पर, उस पर कोई भी खरीद नहीं हो सकती है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको जो इनप्रैक्टिकल है, अव्यवहारिक। तो उन्होंने इसलिए 80% तक इसको घटा करके लाने की बात कही थी अपने खुद। अब इसमें एक चीज मैं दोहराना चाहूंगा कि 2016 से 20 तक जब प्रेसिडेंट ट्रंप का पहला टर्म था, उस वक्त भी चीन के साथ बातचीत हुई थी, और चीन ने कहा था कि जो ट्रेड डेफिसिट है दोनों देश के बीच में, उसको घटाने के लिए वो ज्यादा आयात करेगा अमेरिका से। तो इस बार भी उस प्रकार की कोई बात हुई है। जो मेन चीज है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि साहब, इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट जो चीन के बनस्पत है यूएस का, वो मेंटेनेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, तो उसको घटाना चाहिए और चीन को ज्यादा अमेरिकी सामान खरीदना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में जब ये डिटेल्स इसके आएंगे तो ये स्पष्ट होगा कि इसी संदर्भ में कुछ समझौता हुआ है, और आयात शुल्क और निर्यात शुल्क जो है वो घटाने की बात जरूर होगी, लेकिन किस हद तक वो घटेंगे ये देखने की बात। जयंत सर, अमेरिका और चीन के बीच ये जो डील समझौते की बात है, इसको और इसके ताने बाने को काफी बारीकी से आपने समझाया है। मेरा भी एक सवाल है आपके लिए, आप तक वापस से आएंगे, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनका भी स्वागत करते हैं और उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि वीकेंड के दौरान जो सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं, उन्हें मद्देनजर रखते हुए बाजार को कैसे देख रहे हैं। सुनील सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, काफी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है एवरीवेयर। अगर आप देखेंगे, टैरिफ्स रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस एक तरफ कह सकते हैं कि साइकिल एंड होती हुई वहां पर भी हो सकता है नजर आ रही है, अर्निंग सीजन भी खत्म हो रहा है, एफआईएस की वापसी भी हुई है, भले एक दिन का सेल्फ फिगर है। सो लॉट ऑफ द साइकिल्स आर एंडिंग। अब खरीदारी, बाइंग साइकिल की शुरुआत तो हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि अनिश्चितता ही मार्केट को और बहुत जबरदस्ती तरीके से आगे बढ़ने से रोक रही थी। क्योंकि हमने देखा कि ये जो करेक्शन हुआ है पिछले 6-8 महीने में, वहां से अपने लार्ज कैप में थोड़ा करेक्शन दिखा है, मगर फिर भी हम ओवरवैल्यूड थे रिलेटेड टू अवर लॉन्ग टर्म एवरेज। आज इमर्जिंग मार्केट के खिलाफ देखें, हमारी लॉन्ग टर्म एवरेज 62% प्रीमियम में एवरेज है और अभी 75 के करीब थी। सेकेंड चीज, मिडिल स्मॉल कैप में अभी भी उधर एक महंगी कंपेयर टू लार्ज कैप और कंपेयर टू हिस्टोरिक एवरेज स्थिति थी। इसीलिए
जो एफआईएस ने वापसी की एक बिना फ्राइडे को छोड़कर, उसका कारण था कि बहुत से फंडामेंटल मैक्रो फैक्टर्स इंडिया के फेवर में बदल चुके थे इस वीकेंड के पहले ही, जैसे तेल के दाम में कटौती, फेड का रेट कट का आशा, फिर आरबीआई की रेट कट, मानसून की अच्छी और जीएसटी के कलेक्शन भी अच्छा आना। तो फंडामेंटली सब ठीक थे, मगर वैल्यूएशन के तौर पर एक अनसर्टेनिटी था कि डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ने, डीआईएस ने उतनी ज्यादा खरीदारी नहीं की क्योंकि अर्निंग सीजन के पेपर उनका दाम था। अब ये वीकेंड के पेपर जो ही हुआ है पॉजिटिव, जैसे आपने बताया कि इंटरनेशनली भी अनसर्टेनिटी कम हो रही है क्योंकि यूक्रेन रशिया का टॉक्स लगता है चालू होंगे, और फिर यूएस चाइना की बात भी अभी चल चुकी है। थे माने पहले वो अग्रेसिव स्टांस लिए थे, अभी उसमें सॉफ्टनिंग दिख रहा है। तो समझिए कि कुछ दिन में ये सब ठीक हो जाएंगे, कुछ एक एक्सेप्टेड लेवल ऑफ टैरिफ में दुनिया आगे बढ़ेगी। तो जब ये अनसर्टेनिटी इंटरनेशनली खत्म हो रहा है तो नेचुरली एक रिस्क ऑन फ्लेवर आ रहा है, और उसके ऊपर इंडिया की जो सीजफायर की खबरें, जो भी एक बाकी था कि एक चीज इंडिया के ऊपर उनको जो फ्राइडे में दिखा कि क्या ये लंबी अपनी जो वॉर चल रही है वो बहुत लंबी समय तक चल सकती है, वो डर भी अभी चल गया। तो मेरे ख्याल में अब मार्केट वैल्यूएशंस को नहीं देखेंगे, क्योंकि जब फंडामेंटल सपोर्ट करते हैं और लिक्विडिटी की सपोर्ट भी है तो वैल्यूएशंस को पीछे हटकर अब मार्केट आगे ही बढ़ेगा। भले ही मिड एंड स्मॉल कैप और भी वैल्यूएशन बढ़ जाए, फिर भी क्योंकि अभी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छी दिख रही है और अर्निंग सीजन की मिक्सड थी, बट फिर भी एक 9 से 12% लार्जर कंपनीज में आपको नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ की उम्मीद अभी भी है। तो उस हिसाब से मैं देखूं तो अब मार्केट की दिशा बदल चुकी है और अब ये एक पॉजिटिव नोट में आगे चलेगी कुछ हफ्तों के लिए। बिल्कुल पॉजिटिव पुश की जरूरत थी इवेंट्स एंड हैपनिंग्स के जरिए, और वो बाजार को इस वक्त मिलती हुई दिखी है। तो यहां से बाजार के लिए पॉजिटिव पुश कितना आगे बढ़ाता है मार्केट पर, इस पर खासतौर से नजर रहेगी। जयंत सर, कमिंग बैक टू यू सर, फॉर्मर एम्बेसडर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया रहे हैं आप, और इसी पद के नाते मैं आपसे इंडियन आर्मी की स्टाइल ऑफ हैंडलिंग द डैमेज पर बातचीत करना चाहूंगी। देखिए, इंडिया ने मल्टी डायमेंशनल स्ट्राइक की और तरीके से सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को खत्म किया, और उसी के ठीक सामने पाकिस्तान की तरफ से मिस एडवेंचर आता हुआ दिखा। हमने पहले डिप्लोमेटिकली, फिर इकोनॉमिकली और फाइनली आर्म्ड फोर्सेस के जरिए जवाब दिए। इस स्टाइल को, इस लीडरशिप स्टाइल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी मैच्योर डेमोक्रेसी और हम अपना स्थान हमारा बहुत मजबूत है, और जो विकासशील देश हैं उनके बीच में हमारा नेतृत्व माना जाता है। हम ग्लोबल साउथ की वॉइस हैं, और इस लिहाज से भी, और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के चलते हमारे से एक रिस्ट्रेन्ड और बैलेंस्ड बिहेवियर की आशा शेष विश्व करता है। तो हमने जो किया है, पहले बातचीत से शुरू की गई कि साहब ये जो टेररिस्ट कैंप्स हैं ये आप बंद करेंगे, और ये बारंबार ये हमने मैसेज उनको भेजा है, संदेश। अब उन्होंने ये नहीं किया। पहलगाम में उन्होंने एक बहुत ही घृणित आतंकवादी हरकत की, उसके बाद भी वो बाज नहीं आए, और हमने उनको बारंबार चेतावनी दी कि साहब इसका एक परिणाम होगा, इसका एक रिएक्शन होगा। तो उस पर भी उन्होंने तो कोई तवज्जो नहीं की। उसके बाद फिर हमने आतंकवादी जो ठिकाने थे उन पर सिर्फ उनमें चुन करके हमने आक्रमण किया, और कोई भी पाकिस्तानी सेना या आर्म फोर्सेस की कोई भी इंस्टॉलेशन पर हमने अटैक नहीं किया। इसके बावजूद पाकिस्तान ने फिर अपने ओर से, और हमने ये कहा कि अगर इसके बाद आप अगर रिटेलिएट नहीं करते हैं तो हमारी ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने फिर 7, 8, 9 तारीख को काफी हमले ड्रोन्स के मार्फत मिसाइल चलाए। तो इसका तो एक परिणाम होना ही था। तो हमने एस्केलेशन नहीं किया, हमने शुरू में ही कहा था नॉन एस्केलेटेड ही होगा, लेकिन पाकिस्तान इस संदेश को समझ नहीं सका, या उसको दरकिनार करके वो अपने मनमानी आचरण पर वो करता रहा। तो इसका फल मिला है। लेकिन जब पाकिस्तान ने कहा, उनके 8 करीब एयर बेसेस जो हैं ध्वस्त हो गए,
उसमें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रनवेज और एसेट्स को बहुत भारी नुकसान हुआ। उसके बाद जो खबर मिल रही है कि पाकिस्तान की ओर से पहल किया गया, यूएस से कहा गया कि आप ये युद्ध विराम के लिए कहिए भारत को। तो भारत तो 7 तारीख से ही बात, डीजीएमओ की, हमारी जो डीजीएमओ थे हमारे, उन्होंने 7 तारीख को ही बात की थी पाकिस्तान से और कहा था कि अगर आप ये आतंकी ठिकाने पर जो हमला हुआ है हमारी ओर से, उसके जवाब में कुछ नहीं करते हैं तो हम भी अब आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने उस पर कोई तवज्जो नहीं की। तो अब 10 तारीख की बात जो है, उन्होंने देखा कि उनकी ओर से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, तब उन्होंने इसकी पहल की और हमने इसे स्वीकार कर लिया। एज ए मैच्योर डेमोक्रेसी, बैलेंस डेमोक्रेसी, हमने इसको आगे नहीं बढ़ाया। जी जी, ठीक है। पाकिस्तान ने कोशिशें की है, मतलब सीज फायर का ऐलान दोनों देशों की तरफ से हो गया, बावजूद उसके पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर छिटपुट घटनाएं हुई हैं, उनकी तरफ से गोलीबारी हुई है और फिर मजबूर होकर भारतीय सेना को भी उसका जवाब देना पड़ा है तगड़े तरीके से। लेकिन क्या ये हम माने कि अब शांति यहां से स्थापित हो जाएगी दोनों देशों के बीच में? भारत को जो अचीव करना था, क्या वो अचीव हो गया है? हालांकि कल सेना की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसमें यह कहा गया कि हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हो गए हैं, हमारे जो भी पायलट्स जंग में गए थे सभी के सभी वापस सुरक्षित लौट आए हैं। और आज फिर से हमारी बातचीत होनी है डीजीएमओ स्तर की, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई बातचीत करेंगे भारत की तरफ से, जो कि डीजीएमओ है भारत के। देखते हैं कि क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन एक जरा डिफेंस एक्सपर्ट की नजर से और पूर्व सैन्य अधिकारी की नजर से जरा मामले को जरा समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। क्या माने हम, क्या मान के चलें कि अब ये जो घटनाएं अभी थोड़ी मोड़ी चल रही हैं, क्या ये हम शांति की तरफ बढ़ेंगे, या फिर मान के चले कि नहीं ऑपरेशन सिंदूर ये जारी रहेगा और कम से कम जो उनके आतंकवादी अड्डे हैं उनको हम निशाना बनाते रहेंगे आगे भी? जय हिंद, नमस्कार। बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको अपने देश, अपनी सेनाओं की तरफ से एक ही बात बता सकता हूं। भाई साहब, हमने पाकिस्तान का बैंड बाजा बारात तीनों बजा दी। बैंड बजा दिया टेररिज्म का, बाजा बजा दिया उनके एयरफील्ड्स और एयर डिफेंस का। अब सिर्फ बची हुई है बारात निकालना कि वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर अगर पाकिस्तान चाहता है देना तो वो भी निकाली जाएगी, क्योंकि उनकी जो लाइनअप होगी वो पिछले बार मेरे ख्याल 93,000 96,000 थी, इस बार पता नहीं कितनी होगी। सो ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर आप सवाल सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा फिर से होगा या नहीं, तो मुझे पाकिस्तान पर पूरा पूरा भरोसा है कि वो इस सो कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग का उल्लंघन जरूर करेगा। ये पक्की बात है, क्योंकि फितरत में है, खून में है, पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस एंटी इंडिया के ऊपर है। और इसलिए मुझे ये मेरा अपना सोच है कि जब तक वो बारात नहीं निकलेगी पाकिस्तान के प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो आर्मी के लिए जाएंगे, तब तक शायद पाकिस्तान इस बात से बाज नहीं आएगा कि वो टेररिज्म को सपोर्ट करे, क्योंकि टेररिज्म उसके आर्मी में है। एक्चुअली टेररिस्ट कहीं और से नहीं आ रहा है, टेररिज्म इज आर्मी। तभी आप देखते हैं कि जनाजों में आर्मी भरपूर खड़ी होती है, सिविलियन कम खड़े होते हैं। सो अपने आप दिखाता है कि पाकिस्तान आर्मी कितनी ज्यादा लिप्त है अपने उस यूनिफॉर्म में कि वो ही खुद टेररिस्ट है, सबसे बड़े टेररिस्ट वो है। और ये मेरा नहीं कहना है, ये पाकिस्तान की आवाम का कहना है जो इस समय उन्हें गालियां दे रही है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि उनकी सरकार एक पपेट सरकार होती है उस सो कॉल्ड टेररिस्ट आर्मी की, पाकिस्तान टेररिस्ट आर्मी। सो इस तरह की घटना होना मैं एटलीस्ट कम से कम ओवररूल नहीं करूंगा। बट यस, इंडिया हमेशा की तरह थोड़ा ज्यादा टॉलरेंट है और ज्यादा उदारवाद है, ज्यादा मानवता देखता है, और प्रोबेबली हमें उसका खमियाजा इस तरह उठाना पड़ता है कि बार बार हमें पाकिस्तान को एक सबक सिखाना पड़ता है। टॉलरेंट हैं, लेकिन भारत ने यह दिखाया भी है कि नहीं, जब हम हमारी बात
अस्मिता पर आ जाएगी आंच या फिर हमारी सुरक्षा को लेकर कोई चोट पहुंचने का अंदेशा होगा, हम उसका जवाब देंगे। देखते हैं कि आज जो डीजीएमओ स्तर की जो बातचीत होनी है उसमें क्या निकल के आता है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, इस बीच 80 घंटे का संघर्ष चला, उसके बाद भारत की तरफ से यह साफ हो गया कि कोई भी अगर आतंकवादी घटना होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और भारत उसके खिलाफ एक्शन लेगा। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है। फिलहाल आज सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए जैन सर और शैलेंद्र जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमें अपना बेशकीमती समय देने के लिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और यह समझते हैं कि आज खबरों वाले शेयर कौन से हैं, कौन से वो नतीजे हैं जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए, और ये पूरी की पूरी लिस्ट लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, पहले नतीजों से शुरुआत कीजिए, उसके बाद बताइएगा कि कौन सी खबरें आई हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, जो है नतीजे पे जो है ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन अभिषेक आप अपनी छुट्टियों से भी वापस आ गए हैं और हम आपको मिस किए थे, और आप जो आ गए हैं तो इम्पोर्टेंट जो है कमेंट्री सब आप बताते रहेंगे हमें। लेकिन चलिए अर्निंग्स पे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आया है। रिजल्ट जो है ग्रोथ अच्छे नंबर्स आए, लेकिन ऑपरेशनल नंबर्स अगर बीच में देखें तो एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किया है, तो ओवरऑल जो है मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं। एबीबी इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कमजोर नतीजे आए हैं। रेवेन्यू, एबिडा और प्रॉफिट तीनों ही एस्टिमेट को जो है मिस किया गया है। वही एफले की बात करें तो यहाँ पे नतीजे शानदार देखने को मिले हैं। एबिडा में 18% का उछाल और पैट में भी जो यही 18% का ग्रोथ देखने मिला है। मनप्पुरम फाइनेंस की बात करें तो कमजोर नतीजे आए हैं और ऑपरेशनली वीक और एसेट क्वालिटी वहां पे डिटोरिएशन देखने मिला है। इंटरेस्टिंगली दो और कंपनी जहां पे शानदार नतीजे आए हैं और स्ट्रीट को सरप्राइज कर दिया है, वो है नवीन फ्लोराइन। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और ऑफ कोर्स पिछले एक हफ्ते से जो है एक्यूमुलेशन भी स्टॉक में हमें देखने मिल रही थी, जहां पे मार्जिन्स में 120% का उछाल देखने मिला है सिक्वेंशियली। और आरती फार्मा लैब्स शानदार नतीजे आए हैं, सारे सेगमेंट को जो है बीट किया है, उनके सारे सेगमेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंस आई है और ओवरऑल जो है उनकी जो कैफीन रिलेटेड बिजनेस की है वहां पे बहुत पॉजिटिव कमेंट्री जो है मैनेजमेंट का आ रहा है। तो देखेंगे कि मिड कैप स्मॉल कैप के नतीजे ज्यादा अच्छे आ रहे हैं अगर आप लार्ज कैप्स के साथ कंपेयर करें तो ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है जिसको आपको नजर में रखना होगा। ये आपकी पूरी अर्निंग्स की जो गाथा मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो अर्निंग्स के लिहाज से एक तो मिड कैप स्मॉल कैप का खेमा, इस पर खास नजर रखनी होगी। फार्मा क्षेत्र से जुड़ी हुई चुनिंदा कंपनियां हैं जिसके नतीजे अच्छे आए हैं। एंड ऑफ कोर्स आईएमडी की तरफ से जो मॉनसून अपडेट आ रहे हैं उसके चलते फर्टिलाइजर एग्री रिलेटेड स्पेसेस पर भी खास नजर रहेगी। इस पर विस्तार से आगे सुनील सर से उनकी राय भी लेंगे। लेकिन शरद, खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? बाजार बंद होने के बाद कौन सी खबरें रही जो फोकस रेडार पर थी? जी बिल्कुल, एमएनएम पे जो है नजर रखिएगा। और आपने कहा रूरल थीम स्टॉक्स, तो मैं एक बार बता देता हूँ कि मानसून जो है केरला को 27 मई को हिट करेगा। जनरली जो हिस्ट्री होता है वो 1 जून का रहता है, ये आईएमडी ने कहा है, यानी कि मैंने 8 या 9 साल के बाद जो आप देख रहे हैं कि मानसून पहले आ रहा है, तो ये स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। ऑफकोर्स इसमें फर्टिलाइजर्स भी हैं, 2 व्हीलर स्टॉक्स भी हैं, तो लार्जली जो है इंडियन कंजम्पशन का जो प्ले है उस पर ज्यादा नजर रहने वाला है। एफएमसीजी स्टॉक्स में खास करके इमामी को नजर रखिएगा, इनका एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा है। आपका ईस्टर्न इंडिया में जो रूरल इंडिया का भी एक अच्छा कवरेज आता है। इंडसइंड बैंक के लिए नेगेटिव न्यूज फ्लो है। मूडीज इन्वेस्टर ने जो है रिअफर्म किया क्रेडिट रेटिंग बैंक का, लेकिन आउटलुक जो है उसको अब नेगेटिव कर दिया है और डाउनग्रेड कर दिया है बैंक का बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट, तो इस पे जो है नजर रहेगी। ग्लेनमार्क फार्मा के लिए पॉजिटिव न्यूज फ्लो है। यहाँ पे मध्य प्रदेश की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को OAI स्टेटस आया है यूएसएफडीए द्वारा। करूर वैसा बैंक अगर बात करें तो यहाँ पे आरबीआई की मंजूरी आ गई है एग्जिस्टिंग पार्ट टाइम चेयरमैन मीना हेमचंद्र को जो है अगले 3 साल का एक्सटेंशन मिला है, तो करूर वैसा बैंक के लिए ये पॉजिटिव है। कुछ स्टॉक्स है जो वायदे बाजार में ऐड किए गए हैं और ये इफेक्टिव जो है 30 मई से होने वाली है। 5 अहम स्टॉक्स है जिसपे नजर रहेगी। केन्स, मैनकाइंड फार्मा, RVNL, मजगांव डॉक और डिफेंस स्पेस से एक और बड़ा नाम भारत डायनेमिक्स। ये 5 स्टॉक्स जो है वायदे बाजार में शामिल होने वाले हैं 30 मई से। तो इन 5 स्टॉक्स को जो आप स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है इनकी जो है एफएनओ में इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। डिक्सन टेक अगला स्टॉक रहेगा जहां पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं नेक्स्ट सेल के साथ, जहां पे फ्रेंच की जो स्मार्टफोन ब्रांड है अल्काटेल, उनके लिए वो मोबाइल बनाने वाले हैं।
यस बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑफकोर्स 20% स्टेक जो है सुमिटोमोत्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लेने वाले हैं, कुछ स्टेक रहेगा एसबीआई से और बाकी सारे अन्य बड़े बैंक से भी ये स्टेक लिया जाएगा। और आखिर में जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे बात करें जहाँ पे उनके प्रमोटर्स हैं 2% स्टेक की बिकवाली करने वाले हैं ओपन मार्केट में, जिस तरह सेबी के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को वो फुलफिल कर पाए। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नजर होनी चाहिए, यहाँ पे आपको आज एक्शन दिखेगा। सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के चलते फोकस रेडार पर रहेंगे और एग्रो रिलेटेड थीम है। मॉनसून से ठीक पहले फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स हैं, इन पर भी खासतौर से नजर होनी चाहिए। सुनील सर, ऑपरेशन सिंदूर जब डिवाइस किया गया था पिछले हफ्ते, उसी दिन इनफैक्ट मॉनसून ने भी दस्तक दी थी, प्री मॉनसून शावर्स ही कहेंगे, और बाजार में लोग इनफैक्ट ये भी कह रहे थे कि स्वर्ग से इंद्र और नीचे नरेंद्र बरस रहे हैं और सेना जो है उनकी ताकत जो है उसको लगातार हम नमन भी कर रहे थे उस दिन। सो मॉनसून अपडेट और उसके ठीक बाद अब आईएमडी की तरफ से भी जो सारे के सारे डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मॉनसून जो है जल्दी दस्तक दे सकता है और इसी के चलते एग्री रिलेटेड स्पेस है जो कि फोकस रेडार में, जब गर्मियां ज्यादा थी तो व्हाइट गुड स्पेस पर लगातार फोकस था। अब बारिश अगर जल्दी आने वाली है तो उससे ठीक पहले मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अपने पोर्टफोलियो में एग्री रिलेटेड फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर किस तरह फोकस करना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि ये जो सीजनलिटी फैक्टर आती है यहाँ पर, तो ये जब खबर आती है तब तक इनकी शेयर प्राइस ज्यादा मूव नहीं होती है। जब पॉजिटिव खबर आती है तो सिक्लिकल नेचर के कारण ये तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो जितने जल्दी हो सके आप अगर इनमें एक्सपोजर ले तभी आपको फायदा बन सकता है, क्योंकि ये न्यूज प्राइस में बहुत जल्दी आपके डिस्काउंट हो जाएगी। ओके, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि ये खाली आप जो बता रहे हैं कि फर्टिलाइजर और अग्री की बात नहीं है, ये 2 और क्षेत्र में, एक है ऑटो इंडस्ट्री के अंदर ट्रैक्टर की सेल, वो भी बहुत एक पॉजिटिव आउटलुक में अभी बदलेगी, और सेकंड रूरल कंजम्पशन की बात करें, क्योंकि अब तक क्या हुआ था कंजम्पशन में, आप देखें, मानते हैं कि पिछले सीजन में भी रूरल ही आगे बढ़ी थी, अर्बन में ही स्लो डाउन हुआ था। अब गवर्नमेंट की जो टैक्स गिव अवे के कारण और इन्फ्लेशन की कटौती के कारण अर्बन भी अभी हाथ देने वाला है, मगर ये मानसून की खबर मीन्स दैट अब रूरल और अर्बन दोनों साथ में काम करेंगे कंजम्पशन में। और इसे अहमियत यही चीज है कि अर्बन कंजम्पशन आपको एक के शेप तरीके से बढ़ रहा था और शायद कुछ दिन के लिए ऐसा रहेगा, यानी बहुत महंगी चीज ज्यादा खरीदारी में और एक एंट्री लेवल की चीज बहुत कम। मगर जब रूरल में पॉजिटिविटी आती है अलॉन्ग विद द इन्फ्लेशन बीइंग कंट्रोल, तो आपको एक एंट्री लेवल चीज जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, वहां पे भी डिमांड दिखी। तो ऑटो सेक्टर में मेरे को ट्रैक्टर्स और 2 व्हीलर्स ये दोनों बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम एफएमसीजी पे भी आपको रूरल की कंजम्पशन में एफएमसीजी ज्यादा असर होती है, तो एक अभी ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन का रैली मेरे सामने दिख रहा है। तो मैं कहूंगा कि आपको अग्री और इसके अलावा आप ऑटो जैसे जुटे हुए कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस पे ध्यान देंगे तो उसके लिए आपको फायदेमंद होगी जरूर। ठीक है, बढ़िया है कि 2 व्हीलर और ट्रैक्टर वाला स्पेस ठीक लग रहा है और डिस्क्रिशनरी का जो खेमा है कंजम्पशन में, वहां पर भी भरोसा है सुनील सर को। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गौरांग सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा लगता है हमेशा आपसे बातचीत करके। 2 सेक्टर पर पहले सर आप व्यू दे दिए, उसके बाद हम शेयरों पर भी आएंगे। एक तो फार्मा पर, क्योंकि अमेरिका में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करने वाले हैं ट्रंप की, जो प्रेस्क्रिप्शन वाली जो ड्रग्स हैं उनकी कीमतें 30 से 80% तक घट जाएंगी। सवाल है फिर कंपनी के पास बचेगा क्या? मतलब माना कि मार्जिन ज्यादा होता है लेकिन फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और दूसरी चीज, डिफेंस वाले शेयरों में जिन्होंने पैसे बनाए हैं हाल फिलहाल, क्या समय आ गया है कि अब थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करनी शुरू कर दें इनमें से? अभिषेक जी, ये प्रश्न मेरे लिए है? जी जी सर। सबसे पहले तो धन्यवाद, सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। पहला प्रश्न था फार्मा क्षेत्र के ऊपर। देखिए, स्पष्टीकरण और आना बाकी है, लेकिन क्षेत्र अच्छा लगता है और वास्तविकता यह है अभिषेक के भारत पूरे विश्व भर के लिए दवाई की दुकान थी, है और रहेगी आने वाले भविष्य में। और जिस प्रकार से आप सीडीएमओ ले लीजिए, आप जेनरिक्स ले लीजिए, आप एपीआईज ले लीजिए, जिस प्रकार की उत्पादन क्षमता है, जिस प्रकार की बुद्धिमत्ता है, आरएनडी है,
और इनोवेशन, सभी मापदंड में अगर आप देखने जाए तो अच्छा लगता है। और थोड़ा ये टैरिफ को लेकर के मेरे ख्याल से समय लगेगा पूर्ण तरीके से स्पष्टीकरण आने के लिए, और फिर शब्दों का विवाद या फिर शब्दावली में कोई उलझाने वाली परिस्थिति नहीं होती, तो मेरे ख्याल से काफी बेहतर हो सकता है। 4 प्रमुख नाम है यहाँ पर, सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और डीवीज लेबोरेटरीज, ये सब नाम अच्छे आते हैं, ये सब नाम हमें पसंद आते हैं। क्षमा चाहता हूं, दूसरा प्रश्न कौन से क्षेत्र पर था अभिषेक? डिफेंस में क्या प्रॉफिट टेकिंग कर लें सर? हम पैसे बने लोगों काफी। देखिए, कहां पर निवेश करना है उसकी भी राय हमें देनी है, और कहां पर मुनाफा वसूलना है उसकी भी। ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है अभिषेक। देखिए अभिषेक, ये निवेशक के ऊपर निर्भर करता है। आप मगर ये चाहते हैं कि हाँ भाई मैं तो बैठा रहूंगा, मुझे खाली नोट ही गिनना है, और जो सलाहकार है वो मुझे सब प्रकार की सलाह देगा कहां पर निवेश करना, कब मुनाफा वसूली करना, ये मेरे ख्याल से उचित विचारधारा नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि कहां पर निवेश करना है वहां पर उस क्षेत्र और उस कंपनी का नाम तो आपको हम सलाह के रूप में दे सकते हैं, लेकिन आपका भी उत्तरदायित्व यही बनता है कि थोड़ा अभ्यास करें, आंख बंद करके, और ये सोच करके कि ये निवेश में मुझे मुनाफा ही मुनाफा मिलेगा, ये विचारधारा सही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब जोखिम कितना है आपके पास झेलने की क्षमता, अगर आप मुझे आज की तारीख में पूछते हैं, हाँ अगर आपने छोटी मध्यम अवधि के लिए निवेश किया तो आपकी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए और उस प्रकार से कामकाज कीजिए। लंबी अवधि के लिए मैंने हमेशा किया है हमारे चैनल लीडिंग स्वदेश पर कि अगर आप रक्षा क्षेत्र, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में निवेश करते हैं तो आपकी इस निवेश की समय सीमा 3 से 5 साल तक होनी चाहिए, क्योंकि ये सब थोड़े लॉन्ग जेस्टेशन वाले सेक्टर्स है जहां पर परिणामों में सुधार आना, ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करना थोड़ा असमंजस परिस्थिति रहती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, हाई प्रिसिशन और मास प्रोडक्शन, इसमें बहुत लंबा समय लगता है रक्षा क्षेत्र में। BHEL, BEL, कोचिन शिपयार्ड, ये सभी नाम हमें अच्छे लगते हैं। इसके साथ साथ ये राय नहीं है, लेकिन कौन सी और कंपनी अच्छी है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, BEML, भारत डायनामिक्स और निजी क्षेत्र की काफी सारी कंपनियां हैं। उदाहरण के तौर पर पावर्स डिफेंस जैसी कंपनियां हैं, जो रक्षा क्षेत्र में आने वाले भविष्य में ऑर्डर मिलेगा उससे नतीजों में बहुत ही सकारात्मक रुझान आने की अनुमान है हमें। ठीक है, डिफेंस पर आपके लिए व्यू हो गया। चलिए नतीजों की बातचीत जरा कर लेते हैं, क्योंकि कई सारी कंपनीज के नतीजे आए हैं ओवर द वीकेंड, हालांकि लास्ट लेग में है नतीजे Q4 के। लेकिन गुरान सर, नवीन फ्लोरिन स्ट्रॉन्ग नंबर से इसके आए हैं और रेवेन्यू में करीब 15% का उछाल है। एबिडा की बात करें यानी कामकाजी मुनाफा करीब 21% बढ़ी है। और ये जो केमिकल वाली कंपनीज थी इनको फायदा हो रहा था, यूएस और चीन के बीच में जो टसल चल रहा था उसका भी, चीन +1 वाली जो थियोरी है इनके फेवर में काम कर रही थी। नतीजे भी अच्छे आए हैं। क्या सलाह होगी आपकी नवीन फ्लोरिन को लेकर? सक्षम और मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नतीजे आने वाले भविष्य में क्या और भी सकारात्मक आएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है अभिषेक। लेकिन कवरेज नहीं होने के कारण हम विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो कानून बनाया गया था सेबी के द्वारा उसका उल्लंघन तो करना ही नहीं है, नियम पालन करना है। तो कंपनी अच्छी, इसके अलावा और कौन सी कंपनी है स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स में जहां पर हमारी खरीदारी की राय है? तो PI इंडस्ट्रीज है, विनती ऑर्गेनिक्स है, इसके अलावा UPL है, इसके अलावा मेरे ख्याल से आरती इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां हैं जो लंबी अवधि के लिए हमें काफी सकारात्मक नजर आती है। चलिए, तो लंबी अवधि के लिए ये सारी के सारी कंपनियां हैं, ये सारी के सारी स्क्रिप्ट्स जिस पर नजर होनी चाहिए। गौरांग सर से और भी विस्तार से आगे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन सुनील सर से भी एक सवाल। सुनील सर, फ्रॉम गोल्ड टू इक्विटीज एंड फ्रॉम इक्विटीज टू रियल एस्टेट, सारे एसेट क्लासेस पर आपकी पैनी नजर होती है। एंड गोल्ड सिल्वर में पिछले दिनों जब वॉलिटिलिटी थी तब हमने लिटरली देखा कि प्रेशियस मेटल्स, बुलियन मार्केट की चाल एज सेफ हेवन कितनी पसंद की जा रही थी। ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास के लिहाज से गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस मेटल्स पर भी एक टेक दीजिएगा। मैं कहूंगा कि देखिए, जब अनसर्टेनिटी रहती है तो इनमें सेफ हार्बर का एक ये होता है ना, अट्रैक्टिवनेस। तो अब जैसे हमने बात किया है ना कि पूरी वर्ल्ड में अभी एक शांति का माहौल आगे बढ़ रही है, चाहे वो टैरिफ की वॉर के चाइना के साथ
और अभी रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें तो एक अनसर्टेनिटी कम हो रही है। सेकंड, अब देखें तो यूएस भी अभी डील मेकिंग स्टेज में आ गया है। अब यूके के साथ उन्होंने बीटीए साइन कर दिया, शायद इंडिया के साथ वो जल्दी हो जाएगा, और चीन के साथ भी अगर गठबंधन हो रही है तो एक जो चाइनीज और जापानीज और ये जो सॉवरेन वेल्थ फंड ज्यादा गोल्ड इकट्ठा कर रहे थे एज अ डिफेंस अगेंस्ट द डॉलर, क्योंकि अगर झगड़ा में जा रहे हैं टैरिफ के कारण तो उनको डॉलर की एक्सपोजर भी वो कम करने की कोशिश करेगी ना, तो उस चीज में आप देखिए तो अब एक राहत मिला है। तो इसीलिए उनकी फ्रेश बाइंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर भी एसोसिएटेड विद दैट शायद कम होगी, और इसलिए डॉलर के ऊपर जो दबाव था वो भी शायद थोड़ी कम होगी। तो उसके कारण मेरा मानना है कि जो एक जबरदस्त तेजी अब तक हमने देखा गोल्ड में, शायद आने वाले दिन में उतनी तेजी नहीं देखेंगे, स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन आने तक तो थोड़ा बहुत उधर एक इंटरेस्ट रहेगा, मगर जब रिस्क ऑन इसके कारण आता है तो इक्विटी फेवर्ड एसेट क्लास बनती है, तो थोड़ा बहुत ईटीएफ्स में एक प्रॉफिट बुकिंग देखकर उसी पैसे को आप अपने जो इक्विटी मार्केट्स में, इमर्जिंग मार्केट्स में ट्रांसफर होते हुए देखेंगे, तो नेचुरली गोल्ड का बाइंग का डिमांड, क्योंकि गोल्ड की कोई फंडामेंटल नहीं रहती है, वो एक ऑल्टरनेटिव है, जैसे आपने सही तरह से कहा। बाकी अच्छे नहीं है तो गोल्ड अच्छी है, बाकी अच्छी लगने लगते हैं तो गोल्ड में नेचुरली इंटरेस्ट कम होता है। तो ये नेचुरल फ्लो ऑफ चीज है, इसलिए मेरा मानना है कि एक सुपर रैली इन गोल्ड का वक्त अभी हो गया थोड़ी देर के लिए, एंड आपको एक इक्विटीज की फेवर्ड एसेट क्लास सामने दिखेगी कंपेयर टू गोल्ड एंड सिल्वर। तो चलिए ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास के चलते गोल्ड सिल्वर पर भी किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी है, ये सुनील सर हमें बता रहे हैं। सुनील सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी पूरी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर पावर ट्रेड में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पर मार्केट्स लाइव लेकर वापस लौटेंगे, आप बने रहें।